आज आप सबों के बीच NCERT क्लास 6 के साइंस का चैप्टर नंबर 3 लेकर आई हूँ। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर, जिसका नाम है भोजन के घटक। उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। हेल्दी होने के लिए हमें प्रॉपर डाइट लेना ज़रूरी है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी के लिए ज़रूरी है, वसा ज़रूरी है, और बॉडी को बढ़ने के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन के लिए विटामिन की ज़रूरत होती है और खनिज लवण की ज़रूरत होती है। चलिए अब शुरू करते हैं यहाँ से। हमारे एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्या आता है, परीक्षा में क्या पूछा जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है 5 न्यूट्रिशंस के बारे में, जिसमें आता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण के बारे में। कार्बोहाइड्रेट और वसा जो हमें एनर्जी देता है, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए प्रोटीन के बहुत अधिक आवश्यकता होती है, इसीलिए प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। विटामिन और खनिज लवण ये हमारे प्रोटेक्टिव फूड है, ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। इनके अलावा आहारीय रेशा और जल की भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। आहारीय रेशा और जल हम स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन इन्हें पोषक तत्व नहीं माना जाता। पोषक तत्व केवल 5 न्यूट्रिशंस को माना जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण को माना जाता है। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड MCQ को देखेंगे। इसमें पूछा गया है सुरक्षात्मक पोषक तत्व क्या है। हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं विटामिन और खनिज लवण को। चलिए अब आगे यहाँ पे याद रखेंगे, संतुलित आहार का मतलब सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में लेना चाहिए। चलिए अब आगे देखेंगे पोषक तत्व क्या है। हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था 5 न्यूट्रिशंस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। अब हम जानेंगे कि ये पोषक तत्व क्या है और इस पोषक तत्व का हमारे बॉडी में क्या योगदान होता है। वे रासायनिक पदार्थ जो भोजन में पाए जाते हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने, शरीर के निर्माण, वृद्धि, मरम्मत और रोगों से बचाने में सहायता करते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। यानी कि पोषक तत्व हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, हमारे बॉडी के निर्माण में हेल्प करता है, हमारे बॉडी के जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें रिकवरी में हेल्प करता है और हमें विभिन्न प्रकार के बीमारियों से बचाने में हेल्प करता है। ये पोषक तत्व, यानी कि हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि हमें जिंदा रहने के लिए पोषक तत्व की अत्यधिक आवश्यकता होती है। ये हमारे शरीर की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हमारे बॉडी की जितनी भी आवश्यकताएं होती है, इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति ये 5 न्यूट्रिशंस करते हैं। यहाँ पे याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, ये 5 पोषक तत्व हैं। हमने बार बार ये बताया पिछली स्लाइड में भी, इस स्लाइड में भी यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, ये 5 पोषक तत्व जो हमारे बॉडी के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। अब हम बैलेंस्ड डाइट की बात करेंगे, यानी संतुलित आहार। और ये 5 पोषक तत्व को बैलेंस मात्रा में हम कैसे लेंगे कि हमारे बॉडी को
संतुलित मात्रा में मिलेगा। वह आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाए संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार से शरीर स्वस्थ, ऊर्जावान और रोगों से सुरक्षित रहता है। हम पोषक तत्व अपनी बॉडी की ज़रूरत के अनुसार बैलेंस्ड मात्रा में लेते हैं, जिससे हमारे बॉडी एनर्जेटिक और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से सुरक्षित रहता है। उसे संतुलित आहार कहते हैं। पोषक तत्व का वर्गीकरण कार्य के आधार पे हमें बॉडी में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसी आधार पे हम पोषक तत्व को प्रेफर करते हैं। जैसे हमें एनर्जी चाहिए तो ऊर्जा प्रदायी भोजन, कार्बोहाइड्रेट और वसा संयुक्त भोजन को ऊर्जा प्रदायी भोजन कहते हैं। हमारे यदि बॉडी बिल्डिंग की ज़रूरत हो, जैसे कि जिम जाने वाले बच्चे प्रोटीन का ज़्यादा सेवन करते हैं तो शरीर वर्धक भोजन प्रोटीन को कहा जाता है। प्रोटेक्टिव फूड विटामिन और खनिज को कहा जाता है। याद रखेंगे, ऊर्जा प्रदायी भोजन कार्बोहाइड्रेट और वसा, शरीर वर्धक भोजन प्रोटीन, सुरक्षात्मक भोजन विटामिन और खनिज को कहते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। चलिए, पोषक तत्व यानी फर्स्ट न्यूट्रिशंस की बात करें। कार्बोहाइड्रेट की यदि हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का परिभाषा हम देखेंगे। पहले कार्बोहाइड्रेट वे पोषक तत्व है जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में 3 तत्व होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे भी आप फिगर में देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। यहाँ देखेंगे जो सफ़ेद है जिस पे कोई मार्क नहीं है, जो रेड है वो ऑक्सीजन है, जो ब्लैक है वो कार्बन है, जो सफ़ेद है वो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के 3 घटक होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये क्या कार्य करते हैं हमारी बॉडी के लिए? ये हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये मस्तिष्क की क्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये शरीर में वसा के निर्माण में सहायक होते हैं, यानी हमारा माइंड सही से काम करे, हमारे माइंड को एनर्जी मिले, इसके लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी हो जाता है। और हमारे बॉडी में फैट निर्माण यानी वसा के निर्माण में ये हेल्पफुल होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत, हम भोजन में ऐसा क्या ले जो हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट मिले? चावल, जो उत्तर भारत के लोग ज़्यादा खाते हैं। गेहूँ यानी कि रोटी से भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। मक्के की रोटी पंजाबी भाई ज़्यादा लेते हैं, इससे भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आलू, गन्ना, ब्रेड, तो इन सभी से कार्बोहाइड्रेट हमें आवश्यक मात्रा में हमारे बॉडी को मिल जाता है। शरीर में क्या बनता है जब हम कार्बोहाइड्रेट का ग्रहण करते हैं तो इस कार्बोहाइड्रेट से हमारे बॉडी को क्या मिलता है और ये हमारी बॉडी को एनर्जी कैसे मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद शरीर में मुख्य रूप से ग्लूकोज बनता है। यहाँ पे हम गौर करेंगे, ग्लूकोज जो एक न्यू वर्ड है, ये ग्लूकोज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का जब हम सेवन करते हैं तो हमारे बॉडी में भोजन के पाचन के बाद ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ये ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज हमारे बॉडी को तत्काल ऊर्जा देता है, मस्तिष्क, मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज यकृत यानी लीवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है वो हमारी बॉडी में लीवर और मांसपेशी में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। अब एग्जाम में इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा प्रदायी पोषक तत्व कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट का अधिक सेवन वसा में परिवर्तित होकर मोटापा बढ़ा सकता है। इसीलिए हम अक्सर देखते हैं चावल खाने वाले लोगों में मोटापा ज़्यादा देखने को मिलता है। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने से हमारे बॉडी में वसा जमा हो जाता है।
और बॉडी के जिस पार्ट पे वसा ज़्यादा जमा होगा वहीं पे मोटापा देखने को मिलता है। जैसे उत्तर भारत के पुरुष और महिलाएं, मैं जेंडर भेद नहीं करूँगी, दोनों में ही देखा गया है कि जहाँ वसा ज़्यादा जमा होता है, यानी कि पेट निकला हुआ ज़्यादा दिखाई देता है। प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता का 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट से होना चाहिए, यानी हमारा बॉडी और माइंड सही ढंग से काम करे, इसके लिए हमें 50 से 60% हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट होना अनिवार्य है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा प्रदायी भोजन कहते हैं। और हम सही ढंग से काम करें, हमारा दिनचर्या सही ढंग से चले, इसके लिए कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ज़रूरी है। अब ये एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये आप पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, आप इसका जवाब खुद देंगे। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है, इसके स्रोत कौन कौन से हैं, पाचन के बाद शरीर में क्या बनता है, यहाँ पे आप पढ़ चुके हैं, इसका जवाब आप देंगे। याद रखें, कार्बोहाइड्रेट शरीर की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, ये बार बार आप पढ़ चुके हैं। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए अब सेकेंड न्यूट्रिशंस की बात करें तो यहाँ पे फैट है। अब हम जानेंगे कि फैट क्या है, फैट हमारे बॉडी के लिए क्या काम करता है, फैट कितने प्रकार के होते हैं, फैट के रिसोर्सेज क्या है, हम भोजन में ऐसा क्या लें जो हमारे बॉडी को फैट उचित मात्रा में मिले, और एग्ज़ाम के लिए यह फैट कितना ज़रूरी हो जाता है, एग्ज़ाम में फैट से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैट का परिभाषा हम जानेंगे। वसा शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है जो हमें अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है, इसे चर्बी भी कहते हैं। चर्बी, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, ये पेट के ऊपर जमा भी हो सकता है, यानी चर्बी, यानी दूसरे शब्दों में हम इसे मोटापा भी कह सकते हैं। कार्य, फैट का क्या कार्य है, ये ऊर्जा का सघन स्रोत है, शरीर में ऊर्जा का भंडारण करती है, शरीर को ऊष्मा प्रदान करती है एवं अंगों की रक्षा करती है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के अवशोषण में सहायक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन है, आप इसे ध्यान रखेंगे। ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील होता है, ए, डी, ई, के। फैट के 2 प्रकार होते हैं, पादप वसा, वेजिटेबल फैट्स, एनिमल फैट्स। वेजिटेबल फैट्स सामान्य द्रव अवस्था तेल, मतलब जंतु फैट्स सामान्य ठोस अवस्था चर्बी। यानी कि फैट हम 2 तरह से ले सकते हैं। जो एनिमल सोर्स से जो प्राप्त होता है, एनिमल सोर्स से जैसे घी, मक्खन, चीज़, जानवरों की चर्बी, और जो एनिमल से जो प्राप्त होता है उसे एनिमल फैट्स कहते हैं। पादप सोर्स से जैसे कि सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, नारियल तेल, तिल का तेल, जो पादप सोर्स से प्राप्त होता है उसे पादप फैट कहते हैं। यहाँ पे सोर्स की बात करें, पादप सोर्स सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, नारियल तेल, तिल का तेल। जंतु स्रोत की बात करें तो घी, मक्खन, चीज़, जानवरों की चर्बी, अंडे की जर्दी। परीक्षा में महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो वसा में प्रति ग्राम 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तुलना में वसा से 2 गुनी से अधिक ऊर्जा मिलती है। अधिक मात्रा में वसा से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ सकता है। वसा शरीर में आवश्यक मात्रा में लेना चाहिए। 1 ग्राम वसा बराबर 9 कैलोरी ऊर्जा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट और वसा ये दोनों ही हमारे बॉडी को एनर्जी प्रदान करते हैं, लेकिन यदि तुलनात्मक रूप से बात करें तो कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा वसा से हमारे बॉडी को ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब थर्ड न्यूट्रिशंस, प्रोटीन की बात करें
प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के कार्य क्या है, कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं, हमें किन खाद्य उत्पादों से हमें प्रोटीन मिलता है, और एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। प्रोटीन वे पोषक तत्व है जो शरीर की वृद्धि, मरम्मत, ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक है। प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है, यानी बॉडी बिल्डिंग फूड। इसके बारे में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए क्या करता है? ये शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत करते हैं, नई कोशिकाओं और ऊतकों के निर्माण में सहायक होते हैं। न्यू टिश्यू एंड सेल के निर्माण में ये प्रोटीन हेल्पफुल होता है। एंजाइम, हार्मोन और एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। 4 कैलोरी प्रति ग्राम, यानी हमारे बॉडी को एंजाइम, हार्मोन और एंटीबॉडी के निर्माण के लिए प्रोटीन एक आवश्यक घटक है। और कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं? फुल प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन, जिनमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पर्याप्त मात्रा में होते हैं। दिस इज एग्जाम्पल दूध, अंडा, मछली, मांस, सोया, दाल इत्यादि। अपूर्ण प्रोटीन, जिनमें एक या अधिक आवश्यक अमीनो अम्ल कम मात्रा में होते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का आदि। प्रोटीन को क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। अब प्रोटीन के रिसोर्सेज की बात करें, प्लांट रिसोर्सेज की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्स यानी दालें, सोयाबीन, चना, राजमा, मूंगफली, इन सभी पादप स्रोतों से हमें प्रोटीन, भरपूर मात्रा में प्रोटीन की प्राप्ति होती है। जंतु स्रोतों की बात करें तो दूध, दही, पनीर, अंडा, मछली, मांस से हमें प्रोटीन मिलता है। वैसे तो पादप स्रोतों से भी हमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, लेकिन पादप स्रोत और जंतु स्रोत की अपेक्षाकृत की बात करें तो जंतु स्रोतों से अधिकतम मात्रा में प्रोटीन की प्राप्ति होती है। तो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो प्रोटीन शरीर वर्धक भोजन है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसा कि हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटीन की कमी से वृद्धि रुक जाती है, शरीर दुबला पतला हो जाता है तथा रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। जैसे कि हम बच्चों में देखेंगे, जिन बच्चों को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाता है उन बच्चों का विकास रुक जाता है, उसका बॉडी दुबला पतला हो जाता है और वे बच्चे जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं। यहाँ पे याद रखें, प्रोटीन शरीर के निर्माण, वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक है। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न, PYQ फोकस की बात करेंगे तो ये आप लोगों के लिए है। प्रोटीन के कार्य, स्रोत, प्रकार एवं कमी से होने वाले प्रभाव, आप इसे कंप्लीट करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। विटामिन्स। विटामिन्स क्या है, इस कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन के सामान्य क्या कार्य क्या है और हमें किन स्रोतों से हमें हमारे बॉडी को विटामिन्स की पूर्ति होती है। चलिए शुरू करते हैं। विटामिन सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक कार्बनिक पोषक तत्व है। ये शरीर को रोगों से बचाते हैं और शरीर की सामान्य क्रियाओं को सुचारू रखते हैं। मुख्य प्रकार के वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K, ये 4 विटामिन है जो फैट्स में घुल जाते हैं। जल में घुलनशील विटामिन B समूह के विटामिन। विटामिन के सामान्य कार्य, विटामिन हमारे बॉडी के लिए क्या कार्य करता है? शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक, रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ाते हैं, ऊतक की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित एवं संतुलित रखते हैं, ऊतकों की मरम्मत में स्वस्थ त्वचा, आंखों, हड्डी आदि के लिए आवश्यक होते हैं। याद रखें, विटामिन की आवश्यकता बहुत ही कम मात्रा में होती है, लेकिन इनकी कमी से गंभीर रोग हो जाते हैं। ताज़ा फल, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज, दूध, अंड, मछली, धूप विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। अब हम विटामिन्स की बात करें, ABCD 4 विटामिन्स की यहाँ बात करेंगे। तो विटामिन ए जो वसा में घुलनशील विटामिन है, जैसा कि हम यहाँ पढ़ चुके हैं। A, D, E के 4 विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील 2 विटामिन है, विटामिन B समूह और C
जो जल में घुलनशील विटामिन है। ए विटामिन क्या करता है, आँखों की रोशनी, त्वचा और शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसके स्रोत है गाजर, आम, दूध, अंडा। और इसकी कमी से रतौंधी यानी कि आँखों की बीमारी हो जाता है, जो कि अंधेरा होने के बाद नहीं दिखाई देता। इसे नाइट ब्लाइंडनेस अंग्रेजी में कहते हैं। विटामिन B1 जो जल में घुलनशील यानी पानी में घुल जाता है। कार्बोहाइड्रेट ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन और ऊर्जा उत्पादन में सहायक। तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक, यानी तंत्रिका तंत्र हमारे माइंड में होता है, तो माइंड के लिए ये आवश्यक होता है। ये हमारे बॉडी और माइंड के एनर्जी के लिए आवश्यक होता है। साबुत अनाज, दाल, मूंगफली, दूध। और इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन C जो जल में घुलनशील होता है, ये इसके मुख्य कार्य है मसूड़ों और दांतों को स्वस्थ रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है यानी कि एंटीबॉडी बढ़ाता है, जिससे हमारे बीमारियों से हमारे बॉडी को बचाव होता है। घाव भरने में मदद करता है। इसके स्रोत है आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, जो कि दांतों का रोग है। विटामिन D जल में घुलनशील होता है, कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है, हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक होता है। विटामिन D हमें सनलाइट से भी मिलती है, यानी धूप से। दूध, अंडा, मछली, इससे हमें विटामिन D प्राप्त होता है। रिकेट्स इसकी कमी से होता है, यानी कि जॉइंट्स कमज़ोर हो जाता है। अब वन लाइनर की बात करें तो वसा में घुलनशील विटामिन यदि एग्जाम में पूछा जाए तो A, D, E के 4 विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील है। जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो B समूह और C विटामिन जल में घुलनशील है। अब फैक्ट की बात करें, विटामिन प्लस खनिज जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रोटेक्टिव फूड है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम खनिज लवण की बात करेंगे। तो खनिज लवण क्या है, ये हमारे बॉडी के लिए क्या काम करता है और इसके रिसोर्सेज क्या हैं, हम अपने भोजन में किन चीज़ों को शामिल करें जिससे हमारे बॉडी को खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में मिल पाएगा, और इसकी कमी से हमारे बॉडी में कौन कौन से रोग होते हैं। चलिए जानते हैं। खनिज लवण क्या है। खनिज लवण शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक अकार्बनिक पोषक तत्व है। तो एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है, खनिज लवण कार्बनिक पोषक तत्व है, अकार्बनिक पोषक तत्व है, नन ऑफ दीज। तो हम यहाँ क्वेश्चन टिक करेंगे, अकार्बनिक पोषक तत्व है। ये शरीर की विभिन्न क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। शरीर इन्हें स्वयं नहीं बना सकते, इसीलिए भोजन से प्राप्त करना आवश्यक है। यानी खनिज लवण हमारा बॉडी स्वयं नहीं बना सकता, इसीलिए इसे भोजन से प्राप्त करना आवश्यक है। अब इसके मुख्य कार्य की बात करें तो ये हड्डियों और दांतों का निर्माण में मजबूती प्रदान करता है। ये ब्लड निर्माण में सहायक होता है, विशेषकर आयरन फॉर्मेशन यानी खून के निर्माण में खनिज लवण हेल्पफुल होता है। शरीर के द्रव संतुलन एवं स्नायु संकोचन में सहायक होता है। एंजाइम, हार्मोन और विटामिन के कार्य में सहयोग करते हैं। हमारे बॉडी में एंजाइम, हार्मोन और विटामिन जो हमारे बॉडी के विकास में जो काम करते हैं उसके लिए खनिज लवण आवश्यक हो जाता है। खनिज लवण के कार्य विस्तार से जानेंगे। कैल्शियम हड्डियों और दांत मजबूत बनाता है, ये खनिज लवण है। फास्फोरस खनिज लवण क्या करता है, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में सहायक होता है। ऊर्जा चयापचय में सहायक है, जिसे इंग्लिश मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है फास्फोरस, जो हड्डी और दांत के निर्माण में सहायक होता है। लौह आयरन की बात करें तो हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायक होता है। रक्ताल्पता से बचाव, जिसे एनीमिया भी कहते हैं। लौह आयरन यानी कि इस आयरन की वजह से हमारे एनीमिया से बचाव होता है। और एनीमिया से बचाव कैसे होता है, हीमोग्लोबिन के निर्माण से। आयोडीन की बात करें, थायराइड हार्मोन के निर्माण में सहायक। घेंघा रोग से बचाव, यानी कि
आयोडीन की कमी से थायराइड हार्मोन निष्क्रिय हो जाता है, ये भी कह सकते हैं। सोडियम क्या करता है, जल संतुलन एवं स्नायु संकुचन में सहायक होता है। पोटेशियम हृदय की धड़कन एवं मांसपेशियों के कार्य में सहायक होता है। जस्ता रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और वृद्धि में से हमारी बॉडी के वृद्धि में सहायक होता है। फ्लोराइड क्या करता है, दांतों को कीड़ों से बचाता है। जैसे आप खनिज लवण के स्रोत का हम अध्ययन करेंगे तो कैल्शियम, हमें किन चीज़ों से कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, तो दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां से हमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलेगा। फॉस्फोरस दाल, मेवे, अंडा, मछली, अनाज से हमें भरपूर मात्रा में फॉस्फोरस मिलेगा। लौह यानी आयरन किससे मिलेगा, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चना दालें। आयोडीन युक्त नमक, मछली, समुद्री मछली जिसे सी फूड भी कहते हैं। और सोडियम नमक का ही रासायनिक नाम सोडियम है, केमिस्ट्री में आप सब ने पढ़ा होगा। पोटेशियम हमें केला, संतरा, आलू, टमाटर और दाल से मिलता है। जस्ता जिंक की बात करें, दाल, मेवे, अनाज, अंडा, मांस, मछली से मिलता है। फ्लोराइड की बात करें, स्वच्छ पेयजल, चाय और मछली से मिलता है। खनिज लवण यदि हमारे बॉडी को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले तो उसकी कमी से हम बॉडी में कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, ये खासकर कमज़ोर हड्डी बच्चों और बुजुर्गों में देखा जाता है। आयरन की कमी से रक्ताल्पता यानी एनीमिया हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग और मानसिक क्षमता में कमी हो जाता है, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाता है। फ्लोराइड की कमी से दांतों में कीड़े, दांत कमज़ोर हो जाते हैं और टूटने लगते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं बुजुर्गों में फ्लोराइड की कमी ज़्यादा होता है। जस्ता की कमी से वृद्धि रुकना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना, ये बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है। जस्ता जिसे अंग्रेजी में जिंक भी कहते हैं। याद रखें, खनिज लवण थोड़ी मात्रा में चाहिए, लेकिन इनकी कमी से गंभीर रोग हो सकते हैं, इसलिए बैलेंस्ड डाइट में इनका होना आवश्यक है। हम पिछले स्लाइड में बैलेंस्ड डाइट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। खनिज लवण और विटामिन दोनों प्रोटेक्टिव फूड है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका जवाब आप स्वयं देंगे। खनिज लवण हमारे शरीर में कौन कौन से कार्य करते हैं, कैल्शियम, आयरन या आयोडीन की कमी से क्या रोग होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अभावजन्य रोग, डिफिशियंसी डिजीज, यानी हमारे बॉडी में किन चीज़ों की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और उन रोगों को दूर करने के लिए हम कौन से हम अपने जीवन में, अपने लाइफ स्टाइल में कैसे आहार को शामिल करें कि उन रोगों से मुक्ति मिले। साथ ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। नाइट ब्लाइंडनेस और रतौंधी, यानी कि अंधेरा होने के बाद जिन लोगों को दिखाई नहीं देता उसे रतौंधी कहते हैं। ये विटामिन ए की कमी से होता है। इसमें इसका लक्षण होता है रात में दिखाई नहीं देना, आँखों का सूख जाना, आँखों में जलन, रोशनी से डर, बार बार संक्रमण होता है। इसके प्रमुख स्रोत है गाजर, आम, हरी पत्तेदार सब्जी, दूध, अंडा। और परीक्षा तथ्य याद रखेंगे, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। नेक्स्ट है बेरी विटामिन B1 जिसे थायमिन भी कहते हैं। विटामिन B1 की कमी का लक्षण है भूख कम लगना, थकान, कमजोरी, नसों में दर्द, सूजन, हृदय की कार्य क्षमता कम होना। इसके प्रमुख स्रोत है साबुत अनाज, दालें, मूंगफली, दूध। परीक्षक तथ्य है विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। स्कर्वी, विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसके प्रमुख लक्षण है मसूड़ों से खून आना, घाव भरने में देरी, शरीर में कमजोरी, दांत ढीले हो जाना। इसके प्रमुख स्रोत है आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जी। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है।
रिकेट्स यानी कि हड्डियाँ कमज़ोर होना विटामिन डी की कमी से होता है। हड्डियाँ कमज़ोर और मुलायम हो जाता है। पैरों का टेढ़ा हो जाना, दांत देर से उगना, वृद्धि रुकना। और इसके प्रमुख स्रोत है सनलाइट, मिल्क, एग, फिश, लिवर। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। घेंघा रोग जिसे ग्वाइटर भी कहते हैं, ये आयोडीन की कमी से होता है। गर्दन के सामने सूजन, थायराइड ग्रंथि में सूजन हो जाता है। कमजोरी और थकान हो जाता है। मानसिक विकास में कमी हो जाता है। आयोडीन युक्त नमक, समुद्री मछली, समुद्री शैवाल और मिल्क से आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। और इसके निवारण के लिए इन प्रमुख स्रोतों का सेवन करना पड़ता है। एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है। एनीमिया का लक्षण है शरीर में कमजोरी, थकान, चेहरा पीला पड़ना, चक्कर आना, सांस फूलना, पढ़ाई में ध्यान कम लगना। यानी कि जो पढ़ाई में कमज़ोर बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य जांच करवाना भी समय पर ज़रूरी है, क्योंकि एनीमिया की वजह से भी बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है। प्रमुख स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जी, चना दाल, गुड़, किशमिश, खजूर, लीवर। परीक्षा तथ्य देखेंगे। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, याद रखें। संतुलित आहार लें, विविधता, स्वच्छता और नियमितता रखें, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। अब अभावजन्य रोगों से बचाव होता है। अभावजन्य रोगों से बचाव के लिए संतुलित आहार ही सबसे बड़ा उपाय है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। आहारीय रेशा एवं जल। आहारीय रेशा की बात करेंगे तो आहारीय रेशा क्या है, हमें किन खाद्य पदार्थों से आहारीय रेशा प्राप्त होता है और इसके कार्य क्या है, इसकी कमी से हमारी बॉडी में कौन कौन से रोग होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। वाटर के बारे में जानेंगे कि वाटर हमारे बॉडी में क्या काम करता है और हमें किन स्रोतों से वाटर मिलता है। आहारीय रेशा की बात करेंगे तो ये पौधों में पाया जाने वाला अपाच्य भाग है जो हमारे शरीर में पचता नहीं है। ये इरेफे बल्किट एजेंट भी कहते हैं। आहारीय रेशा ये हमारे बॉडी में पचता नहीं है, लेकिन हमारे पेट साफ करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसकी रिसोर्सेज की बात करें तो हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, छिलके सहित साबुत अनाज, गेहूं, जौ, बाजरा, दालें एवं फलियां, मेवे एवं बीज। ये क्या कार्य करता है? पाचन तंत्र को सुचारू करता है एवं कब्ज से बचाता है। आंतों की गति, पेरिस्टालिटिस को बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल के नियंत्रित को करने में सहायक होता है। मोटापा, मधुमेह यानी डायबिटीज, हृदय रोग एवं कुछ प्रकार के कैंसर के जोखिम को बचाता है। पेट को भरा भरा रखना, अनावश्यक भूख को कम करता है। आहारीय रेशा अपाच्य होते हुए भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। कमी के प्रभाव, इसकी कमी से हमारे बॉडी में कौन कौन सा प्रभाव होता है? कब्ज हो जाता है, पाइल्स, बवासीर का खतरा होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, पाचन संबंधी विकार हो जाता है यानी कि गैस की समस्या हो जाती है, और कब्ज हो जाता है, बवासीर हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। नेक्स्ट जल की बात करेंगे तो जल क्या है? ये शरीर का आवश्यक पोषक तत्व है। ये हमारे शरीर को 60 से 70% हमारे ह्यूमन बॉडी जल से बना होता है। जल हमारे बॉडी में क्या करता है? शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है, रक्त के संचार एवं निर्माण एवं संचार में सहायक होता है, पाचन में सहायक, भोजन में घोलता है, अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालता है, जोड़ों को चिकनाई मद प्रदान करता है, शरीर की कोशिका एवं ऊतकों को सुरक्षित रखता है। जल की रिसोर्सेज की बात करें तो सिर्फ जल हमें सिर्फ पीने के पानी से नहीं मिलता है, बल्कि अन्य जल के अन्य स्रोत भी है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, फल और सब्जियां, दूध एवं दूध उत्पादों से मिलता है, सूप, दालें एवं तरल आहार से भी जल की प्राप्ति होता है। जल की कमी का प्रभाव क्या होता है? प्यास लगना, शरीर में थकान, मुंह सूखना, चक्कर आना, त्वचा का रूखा होना, कब्ज की समस्या, ये सब जल की कमी से होता है। जल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जल का अत्यधिक सेवन भी हानिकारक हो सकता है। जल के अधिक
सेवन से हाइपोनेट्रेमिया की समस्या हो सकती है। व्यक्ति को प्रतिदिन 2.5 से 3 लीटर जल का सेवन करना चाहिए। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर जब समर का सीजन होता है यानी कि गर्मी का मौसम होता है, उस समय अत्यधिक मात्रा में जल का सेवन करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। यहाँ हम देखेंगे प्रतिदिन 20 से 25 ग्राम आहारीय रेशा का सेवन करना चाहिए और 2.5 से 3 लीटर जल का सेवन करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। तो यहाँ से MCQ स्टार्ट होता है जो आप स्वयं लगा लेंगे। चलिए आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।